जो अभ्यर्थी हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे आ सकते हैं वो ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जो किसी भी कारणवश ऑफलाइन सेंटर्स पे नहीं आ सकते वो इस बैच को ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। वही क्लासेस जो कि ऑफलाइन चल रही हैं वो सारी क्लासेस आपको ऑनलाइन भी उनका एक्सेस मिल जाएगा। और इसके सिवा इस बैच की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हम डिटेल में बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले ये बैच हमारा 180 घंटे का होगा, जिसमें हमने क्या किया है कि हमने कोई भी टॉपिक, उसके सब टॉपिक, ये सारी चीजों को देखा है ताकि आपका एग्जाम से पहले सारा सिलेबस बहुत डिटेल्ड वे में कवर हो जाए। एंड इसके सिवा डेली 1.5 घंटे की 2 क्लासेस हो रही होंगी। और इस पूरे बैच के दौरान चाहे वो क्लास में डिस्कस कराए हुए क्वेश्चन हो या आपको क्लास शीट्स दी जाएंगी, हम 3000 से ज्यादा प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर कि इस बैच में 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर मॉक टेस्ट को हमने बहुत स्पेशली डिजाइन किया है। दैट मीन्स आप अगर वीक में 6 दिन क्लासेस पढ़ते हो तो उन 6 दिनों में आपने जो भी पढ़ा हुआ है उसके बेस पे आपका 7वें दिन टेस्ट हो रहा होगा, तो आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसके सिवा जब आप थोड़ा सा सिलेबस पढ़ लोगे तो आपका हर वीक एक आपका सेक्शनल टेस्ट हो रहा होगा। दैट मीन्स जो उस वीक में आपने पढ़ा है उसका टेस्ट हो जाएगा, और इसके सिवा फुल लेंथ टेस्ट भी हो रहा है। तो आपकी पूरी तैयारी एक बहुत सिंक्रोनाइज्ड वे में हो रही होगी। और इसके सिवा चाहे वो हिंदी हो या फिर वो सामान्य अध्ययन हो या फिर गणित हो या फिर ग्राम विकास हो या फिर करंट अफेयर्स हो, इन सब का आपको अपडेटेड स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। और इस बैच में एक बहुत खास बात यह है कि हर 10 बच्चों पर एक पर्सनल मेंटर होगा। अब ये पर्सनल मेंटर क्या करने वाला है, डिटेल में बात करते हैं। ये पर्सनल मेंटर आपसे हर वीक ऑनलाइन मोड में मीटिंग कर रहा होगा और आपकी तैयारी में, आपके बैच में, आपके सब्जेक्ट में किसी भी तरीके के डाउट आ रहे होंगे, आप इस पर्सनल मेंटर या इस एक्सपर्ट से आप बात कर पाओगे और अपनी प्रॉब्लम साझा कर पाओगे और डेफिनेटली आपको उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। और ये हर वीकली हो रहा होगा, तो कोई भी आपको दिक्कत आ रही तो आप डेफिनेटली इनसे वीकली बेसिस पे पूछ सकते हैं और बात कर सकते हैं। अगर आपको इस बैच के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए फिर दोस्तों, थैंक यू। गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। कई सारे लोग ऐड हो चुके हैं, जैसा कि हमने देखा है। दिशा पांडे, कविता पाल, नरसिंह चौहान, कुंदन कुमार और प्रदीप कुमार। चलिए, ये सभी लोग ऐड हो चुके हैं। और अभी आप लोगों ने प्रोमो के अंदर भी देखा कि लेखपाल के बारे में सर का एक छोटा सा वीडियो था, योगेश सर का। जितने लोगों ने भी पेट का एग्ज़ाम दिया था, तो पेट का रिज़ल्ट अब बस आने ही वाला है। और ज़्यादातर चांस ये है कि पेट की जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग 60 to 75 के आसपास जाएगी। ठीक है, तो जितने लोगों ने भी अटेम्प्ट इतना किया है, जिनको ये उम्मीद है कि मेरा पेट क्वालिफाई हो जाएगा, उनके लिए आप लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट ने लेखपाल की वैकेंसीज अनाउंस कर दी हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको जानना जरूरी हैं। क्लास में बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो कि आपके फ़ायदे के लिए हैं। लेखपाल 2021 जिसका एग्ज़ाम हो सकता है कि नवंबर के आसपास होगा। तो इसके लिए देखो क्या क्या मेन चीज़ें हैं जो हम लोग बैच के अंदर देने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बैच के बारे में बता दें कि जो बैच है आपका वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। मतलब क्लासेस आपको ऑफलाइन भी मिलेंगी और ऑनलाइन भी मिलेंगे। ठीक है, आप अगर एडमिशन लेते हो तो आपको पोर्टल पर भी वो वीडियोस उसके मिल जाएंगे जो ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाई जाएंगे। ठीक है, और अगर कोई सिर्फ ऑनलाइन ही एडमिशन लेना चाहता है तो वो ऐप के माध्यम से घर पे बैठ करके सारी चीज़ें पढ़ सकता है और सारे डाउट्स वगैरह पूछ सकता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन बैच है ये आपका। नेक्स्ट स्लाइड में बैच की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो विशेषताएं क्या हैं वो देखते हैं। देखिए, 180 घंटे में आपका पूरा कोर्स कवर होने वाला है, 180 घंटे में। ठीक है, टोटल 180 घंटे पढ़ाए जाएंगे और वो 180 घंटे किस तरीके से प्लान किए गए हैं वो हम लोग देख लेते हैं ज़रा। आपकी जो क्लासेज होंगी वो प्रतिदिन 1.5 घंटे की क्लासेज होंगी।
ठीक है। 1.5 घंटे की 2 विषयों की क्लासेज होंगी। लेखपाल का सिलेबस तो आप लोगों को पता ही होगा कि उसमें इस बार रीजनिंग नहीं आने वाली है, जीएस का पार्ट आने वाला है, ग्राम विकास आने वाला है, मैथ्स आने वाला है, तो रीजनिंग वाला पार्ट नहीं आने वाला है। तो 2-2 विषय की क्लासेज चलेंगी आपको, और वो शेड्यूल में आपको बता दिया जाएगा कि किस दिन कौन से 2 विषय की क्लास चलेगी। पूरे वीक का शेड्यूल एक साथ आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर 3000 से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और इनका हम लोग अभ्यास करेंगे। टॉपिक तो जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस सर ने पढ़ाया, तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट तो सर ने बताया ही बताया, साथ में उसके क्वेश्चंस भी अलग से प्रैक्टिस किए जाएंगे जो एग्जाम्स के पूछे हुए क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ऐसे 3000 प्रश्नों को हम लोग वहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट 20 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे संपूर्ण हल के साथ। मॉक टेस्ट देखो बहुत फ़ायदेमंद होता है कि जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे ज़रूरी ये होता है कि हमें एग्ज़ाम के एटमॉस्फेयर से परिचित होना चाहिए। जैसे किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा वो हमको पता होना ज़रूरी है। हमने पढ़ाई तो बहुत सारी कर ली है, लेकिन क्वेश्चन पेपर होगा कैसा यही नहीं पता हमें। तो सेम एग्जाम के ही फॉर्मेट पर जितने क्वेश्चन वहां पूछे जाएंगे उतने ही क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी दिए जाएंगे हर सेक्शन के, ठीक है। तो ऐसे 20 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, जैसा कि पेट के लिए भी कराया गया था कुछ सेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 10 किताबें दी जाएंगी। जब आप एडमिशन ले लोगे तो 10 किताबें आपको दी जाएंगी, वो भी अपडेटेड किताबें दी जाएंगी। स्टडी मटेरियल जो आपको दिया जाएगा उसी फीस के अंदर ही इंक्लूडेड होगा। जो आप एडमिशन लोगे उसी के अंदर आपको ये 10 स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रत्येक 10 छात्र के लिए एक व्यक्तिगत मार्गदर्शक होगा। जैसे अगर मान लो कि आप कोई टेस्ट देते हो या फिर कोई टॉपिक पढ़ते हो, तो अगर मान लीजिए कि क्लास में 50 बच्चों का एडमिशन है, तो ऐसा नहीं है कि 50 बच्चों का एक साथ डाउट सेशन होगा। अगर मान लो कि सबको ही पूछना है तो 10-10 बच्चों का एक सेट बना दिया जाएगा और 10 बच्चों के लिए अलग अलग टाइम शेड्यूल कर दिया जाएगा कि फला टाइमिंग में आप ये डाउट्स अपने पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हर 10 बच्चों के लिए एक गाइडेंस करने के लिए कोई ना कोई रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि वीकली डाउट सेशन रखा जाएगा। आपको कोई भी डाउट पूछना है तो वही जैसे 10 बच्चों का मान लो सेट बन गया, और फिर वीक में कोई भी एक दिन आप आकर के वो डाउट्स अपने सारे पूछ सकते हैं। 1-to-1 ऑनलाइन डिस्कशन भी होगा मेंटोर के साथ। जो भी आपके टीचर होंगे वो 1-to-1 भी आपके साथ जुड़ेंगे, ताकि आप अपने डाउट्स उनसे डिस्कस कर सको या फिर पेपर की स्ट्रेटेजी पर चर्चा कर सको। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये हम लोगों का नंबर है। आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो ये नंबर नोट कर लीजिएगा। से बफर होने लगा, उस दिन भी ये प्रॉब्लम आ रही थी। किसी ने पूछा था प्रदीप जी कह रहे हैं कि लेखपाल का सिलेबस अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। देखो ऐसा नहीं है कि अगर आप नेट पर चेक करोगे तो आपका सिलेबस मिल जाएगा आपको कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर पूछे जाने वाली हैं, ठीक है। तो जब एग्ज़ाम अनाउंस हो गया है तो एग्ज़ाम का पैटर्न भी पता ही है। अभी पूरा प्रॉपर शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन जो अगर आप विगत वर्षों में देखेंगे तो जो चीज़ें पूछी गई हैं उसी से मिलती जुलती चीज़ें ही आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं हम लोग। किसी ने पूछा था कि सर ऐप पर और यहाँ यूट्यूब पर क्लासेस सेम ही होंगी क्या? तो देखो ऑलमोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट तो टॉपिक का सेम ही होता है। जैसे मान लो कि कोई भी टॉपिक है, अगर कैलेंडर भी है, क्लॉक है, डायरेक्शन है, सेटिंग अरेंजमेंट है, चाहे आपका मशीन इनपुट ही है, तो किसी भी टॉपिक का बेसिक तो बदल नहीं जाएगा। अगर इंग्लिश वाले सर आपको नाउन की परिभाषा पढ़ाएंगे तो नाउन की परिभाषा तो हर जगह एक ही रहेगी, ठीक है। लेकिन जब आप ऐप पर एडमिशन लेकर के पढ़ते हैं तो चीज़ें और डीप में आप सीखते हैं। अगर आप वहाँ पर लाइव बने हुए हैं तो आप वहाँ पर चीज़ों को और आराम से भी सीख सकते हैं, ठीक है। उसी चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में भी हम लोग वहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं मशीन इनपुट की। हम लोगों ने पिछले टर्न पर मशीन इनपुट में क्या देखा था
हम लोगों ने ये देखा था कि मशीन इनपुट के क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है। हमने आपको एक स्लाइड के माध्यम से दिखाया था कि मशीन इनपुट के क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं वो स्लाइड। देखो, लास्ट टर्न पर हम लोगों ने देखा था कि इनपुट आउटपुट के दो मेथड्स होते हैं, एक अरेंजमेंट और दूसरा शिफ्टिंग। ये फुल स्क्रीन। चलिए, हम लोगों ने लास्ट टर्न पर यह देखा था कि मशीन इनपुट जो है वो किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो हम लोगों ने यहां पर यह समझा था कि इनपुट आउटपुट के दो मेथड्स होते हैं, एक अरेंजमेंट और दूसरा शिफ्टिंग। अब अरेंजमेंट और शिफ्टिंग का फर्क क्या होता है ये भी हम लोगों ने डिस्कस करा था। हालांकि पिछली क्लास थोड़ी सी जो लोग लाइव देख रहे थे उनकी थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि नेट की पिछली बार काफ़ी प्रॉब्लम थी और बार बार बफर कर रहा था, तो कुछ लोग परेशान थे। हालांकि हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने रिकॉर्डेड वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी एक बार हम थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हम लोगों ने सीखा था। तो इनपुट आउटपुट में हमने ये देखा था कि जो क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं वो दो मेथड से पूछे जाते हैं, एक अरेंजमेंट और दूसरा शिफ्टिंग। क्वेश्चन का जो यहाँ पर फॉर्मेट है कुछ इस टाइप का होता है। आपको सिर्फ हम क्वेश्चन दिखा दें कि एक इनपुट ऊपर देता है, देखो एक इनपुट नाम का वर्ड दे रखा है जिसके सामने कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं। जरूरी नहीं है कि वर्ड से ही आएंगे, लेकिन वर्ड और डिजिट में से ही ज्यादातर कुछ ना कुछ पूछता है। इसके बाद नीचे कुछ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं और इन स्टेप्स में उन्हीं इनपुट के वर्ड्स को या डिजिट्स को कुछ आगे पीछे चेंज करता है और फिर यहां नीचे लिखता है, जैसे यहां पर अगर मान लो लिखा है कि फोर्थ इज द लास्ट स्टेप, तो हमने कहा था कि जब भी कभी लास्ट स्टेप को इंडिकेट करता है तो वो मेथड अरेंजमेंट होता है। जैसे आप देखिए कि यहां पर हमने बता रखा है कि अरेंजमेंट की पहचान क्या होती है, लास्ट स्टेप से, और अगर शिफ्टिंग होगा तो नीचे क्या लिखा होगा, एंड सो ऑन। तो ये वही बात है जो हमने यहां पर क्वेश्चन के अंदर दिखाया है कि अगर मान लो इस इनपुट और स्टेप्स के नीचे लिखा हुआ है, फोर्थ स्टेप के नीचे लिखा है कि फोर्थ इज द लास्ट स्टेप, इसका मतलब मेथड कौन सा है, अरेंजमेंट है, ठीक है। और अरेंजमेंट में लास्ट स्टेप लिखा हुआ क्यों आता है ये भी हमने बताया था कि यहां पर सारी की सारी चीजें जब आप अरेंज करोगे, किसी भी एक व्यवस्थित क्रम में लगाओगे, तो किसी ना किसी नंबर ऑफ सर्टेन स्टेप्स में वो सारी चीजें अरेंज हो जाती हैं। जैसे अगर आप अपने घर पे किताबों को अरेंज करो अपनी अलमारी में, तो चाहे कितनी भी किताबें हों, आप अगर उसको एक के ऊपर एक अरेंज करोगे तो कुछ देर बाद वो सारी किताबें ऐसी आप पाओगे कि वो अरेंज हो चुकी होंगी। यानी जब आप किसी भी चीज को अरेंज करते हो तो कुछ देर बाद सारी की सारी चीजें अरेंज हो जाती हैं, कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाती हैं। इसीलिए अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में हमेशा नीचे लिखा हुआ आता है लास्ट स्टेप, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले टर्न पर डिस्कस किया था। इस पर बेस्ड हमने नीचे एक इनपुट दिया था जिसे हमने सॉल्व कराया था। इतना आप लोगों को ध्यान होगा, ठीक है। लॉजिक कैसे पता करते हैं ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। हमने कहा था कि अगर लास्ट स्टेप इंडिकेट करता है फोर्थ स्टेप को, तो आप सबसे पहले इनपुट का चौथा स्टेप देखोगे, मतलब जो भी आखिरी स्टेप है उसको आप देखोगे और कोशिश ये करोगे देखने की कि आखिर ये सारी चीजें अरेंज किस आधार पर हुई हैं। और फिर उसके बाद से आप सारे स्टेप्स देखोगे कि हर स्टेप में क्या क्या चेंजेज हुए हैं, और वैसे ही आपको नए इनपुट के अंदर भी अरेंज करना होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पिछले टर्न पर भी देखा था। आज हम कुछ नए क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और वो चलते हैं आपके साथ डिस्कस करने, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं और सभी लोग ट्राई करिएगा, ठीक है।
अब नजीम जी क्या बताएं कि रीजनिंग क्यों नहीं आएगी? प्रिंस कुमार सिंह जी कहते हैं कि सर जी मैं भी मेगा क्विज में शामिल होना चाहते हैं, इसमें शामिल होने की क्या प्रक्रिया है? देखो, मेगा क्विज में शामिल होने के लिए आपको मेगा क्विज सबसे पहले तो अटेंड करते रहिए, और मेगा क्विज जब आप अटेंड करेंगे तो वहां पर अपने आप सारी प्रोसेसिंग की डिटेल दी जाती है, ठीक है? तो बस मेगा क्विज के जो शो आता है उसको आप अटेंड जरूर करिए, आपको सारे आंसर्स वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है? चलिए, तो बहुत सारे लोग ऐड हो चुके हैं, और सबसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट सेशन को लाइक और शेयर भी कर दें। अभी तक लाइक वालों की संख्या हमने देखी है कि सिर्फ गिनी चुनी है 2-4, और लाइव अच्छे खासे लोग हैं। तो देखो, हम टॉपिक अब बिल्कुल शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक तो हमने सारी पुरानी परिचर्चा करी है, अब हम नई चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसमें कुछ डिस्टर्बेंस ना हो उसके पहले आप लोग फटाफट लाइक और शेयर कर लें ताकि हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मान लीजिए कि एक इनपुट लिखा है जिसमें कुछ वर्ड्स हैं, बॉयज और रॉक स्टार्स। अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही हो तो हम बोल देते हैं बॉयज रॉक स्टार्स शुड रेस्ट्रिक्ट इटसेल्फ ओनली। और देखो, इन स्टेप्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं, और चेंजेस करने के बाद नीचे लिखा हुआ है कि थर्ड इज द लास्ट स्टेप, और फिर लिखा है कि उपरोक्त इनपुट का अनुसरण करते हुए नीचे दिए गए इनपुट का अंतिम चरण कितने स्टेप में आएगा। तो सबसे पहले तो आप ऊपर वाले इनपुट की लॉजिक समझिए कि उसे किस आधार पर सॉल्व किया गया है। जैसे ऊपर वाले इनपुट को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है, ऐसे ही नीचे वाले इनपुट को भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो एक बार फटाफट आंसर दे दीजिए, देखते हैं आंसर क्या आता है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि क्या पूछा है कि इन उपरोक्त इनपुट के आधार पर, ऊपर वाले इनपुट के आधार पर इस नीचे वाले इनपुट को सॉल्व करना है और बताना है कि कितने स्टेप में अरेंज हो जाएगा, ठीक है? इसका आखिरी चरण कितने स्टेप में आएगा। तो फटाफट आंसर बता दें जल्दी से। सबसे पहले तो लॉजिक समझिए, और अगर लॉजिक समझ में आ जाए तो पहले तो यही बता दीजिए कि लॉजिक है क्या, किस आधार पर अरेंज हुआ है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड इवनिंग कौटिल्या भाई जी, सोनू कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग। कोई बात नहीं भरत, अगर आपका टेस्ट छूट गया तो आगे से ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा अवेयरनेस जरूरी है। अगर आप इतने सीरियस कैंडिडेट हैं और टेस्ट भूल जाएंगे तो दिक्कतें तो आएंगी, तो उदास ना होइए, आगे से सारे टेस्ट दीजिएगा। वीडियो क्लियर नहीं है। देखो, वीडियो लक्ष्मी सिंह जी कह रही हैं कि वीडियो क्लियर नहीं है। अगर वीडियो क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा आप अपने जो मोबाइल है या फिर लैपटॉप जिसमें भी देख रहे हैं उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लें, तो अपने आप हो सकता है कि पिक्चर क्लियर हो जाए। चलिए, इसकी लॉजिक फटाफट जरा बता दीजिए तो कितने लोगों को लॉजिक समझ में आ गई है। कुंदन जी कह रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है। चलिए, और किसको भाई लॉजिक समझ में आ गई? अच्छा, कुछ लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं यहाँ पे कि जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिए, मक्खन लगाने वाले के हाथ में हमेशा चाकू होता है। वाह वाह। चलिए, यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को थोड़ा बहुत सामाजिक ज्ञान भी मिलता है। अनुराग सिंह जी, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो मेरे ख्याल में कुछ लोगों को लॉजिक नहीं समझ में आ रही है, और कुछ लोगों को क्या, हमें लग रहा है कि ज्यादातर लोगों को लॉजिक नहीं समझ में आ रही है। तो चलिए एक बार हम इस पूरे क्वेश्चन को समझा देते हैं। कोई भी ट्राई नहीं करेगा, ध्यान से समझिएगा। पूरा क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे सभी लोग। देखो, सबसे पहले करना क्या है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, आपके एग्जाम में जो इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस आते हैं वो इसी फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसकी पिछली क्लास छूट भी गई है वो भी अगर ध्यान से देखेगा तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी।
देखो इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में पूछे जाते हैं कि ऊपर एक इनपुट दे देता है, उसके नीचे कुछ स्टेप्स होते हैं, फिर नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद, जैसे यहां पर 3 स्टेप दे रखा है, जरूरी नहीं है कि हर इनपुट में सिर्फ 3 ही स्टेप देगा, नंबर ऑफ स्टेप कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 7 8 10 कुछ भी हो सकता है। इन स्टेप्स के नीचे कुछ लिखा हुआ आता है, या तो लिखा हुआ आएगा कि इट इज द लास्ट स्टेप, या फिर लिखा हुआ आएगा कि एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन, ये भी लिखा हुआ आ सकता है, ध्यान रखिएगा। या तो लास्ट स्टेप लिखा हुआ आता है या फिर एंड सो ऑन लिखा हुआ आता है। तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि पूरी इनपुट में यहां इस लाइन में क्या लिखा है। अगर लास्ट स्टेप लिखा है, हिंदी में अगर आप देखोगे तो लिखा रहेगा कि यह अंतिम चरण है। तो अगर अंतिम चरण लिखा है, इसका मतलब मेथड जो है वो अरेंजमेंट है। और अगर एंड सो ऑन लिखा है, लिखा हुआ है कि इसी प्रकार आगे भी, तो इसका मतलब मेथड जो है वो शिफ्टिंग है। और दोनों समझना जरूरी है क्योंकि दोनों में लॉजिक बदल जाती है। अभी हमने जो एग्जाम्पल ले रखा है वो लास्ट स्टेप वाला एग्जाम्पल ले रखा है, यानी हमें यहां पर अरेंजमेंट के हिसाब से ही सोचना है। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ अरेंज हुआ होगा, व्यवस्थित हुआ होगा। अब जरा देखो कि लास्ट स्टेप किसको बोला है, तो आप देखोगे तीसरे को लास्ट स्टेप बोला है। अब जरा गुड इवनिंग फिर से सबको। और देखो भाई, आज लाइट काफी परेशान कर रही है, तो उसके लिए तो कोई कुछ कर नहीं सकता। असल में ये कुछ लोग अभी सजेस्ट कर रहे थे, चैटिंग हम आप लोगों की पढ़ रहे थे, तो नेट तो आ रहा था, इस वजह से बोर्ड आपको दिख रहा था, लेकिन ये वो साधारण बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड है, और इस पर हम मार्कर से लिख नहीं सकते। तो ये तभी चलेगा जब लाइट आएगा। कुछ लोग ये भी सजेस्ट कर रहे थे कि सर इन्वर्टर लगवा लो। दिक्कत यह है कि इन्वर्टर से भी जब सारी लाइट्स ऑन होती हैं और ये बोर्ड भी ऑन होता है तो इतना इन्वर्टर बैकअप नहीं दे पाता। ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत थी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जहां पर हम लोग थे वहां से फिर से। ठीक है, आप लोग आपस में चैटिंग मेरे ख्याल कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि आपस में हम लोग तब तक चैटिंग ही कर लें। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखो कहां तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। हम लोगों ने ये देखा था, देखो अच्छी बात तो ये थी कि हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था ताकि क्वेश्चन बच गया, नहीं तो हमें फिर से दोबारा लिखना पड़ता ये। तो देखो हमने बताया क्या था, हमने ये कहा था कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये मेथड है कौन सा, अरेंजमेंट है या शिफ्टिंग है। तो हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ लास्ट स्टेप लिखा है, और अगर लास्ट स्टेप लिखा है तो मेथड कौन सा होगा, अरेंजमेंट होगा, यानी कुछ ना कुछ व्यवस्थित किया गया होगा। अब देखो लास्ट स्टेप बोला किसको है, थर्ड स्टेप को बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस इनपुट का तीसरा स्टेप, ऊपर वाले इनपुट का तीसरा स्टेप, क्योंकि उसी को लास्ट स्टेप बोला है। ठीक है, बिल्कुल इत्मीनान से समझिएगा, बिल्कुल इत्मीनान से। जिसका पिछला टर्न छूटा है वो भी अगर इत्मीनान से देखेगा तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और अभी कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर ऐसा टॉपिक तो हमने कभी देखा ही नहीं है, जैसे शायद भरत पूछ रहे थे। तो ये देखो एसएससी के अंदर नहीं पूछा गया है कभी भी, लेकिन यूपीएसआई के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएसआई। और अगर कुछ लोगों ने बैंक की प्रिपरेशन करी हो तो बैंक के लिए भी मशीन इनपुट एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब ध्यान देना कि यहां पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे। तो हमने ये कहा कि सबसे पहले आप ये देखिए कि यहां इस लाइन में क्या लिखा है। अगर लास्ट स्टेप लिखा है तो मेथड अरेंजमेंट है, और एंड सो ऑन लिखा है तो शिफ्टिंग है। फिलहाल यहां पर लास्ट स्टेप लिखा है, और ज्यादातर क्वेश्चन में लास्ट स्टेप लिखा हुआ ही आता है। अब लास्ट स्टेप बोला किसको है, तीसरे स्टेप को। जरूरी नहीं है कि हर इनपुट में 3 ही स्टेप होगा, नंबर ऑफ स्टेप कुछ भी हो सकते हैं। यहां 3 दिया है, इसका मतलब तीसरे को हमें आखिरी स्टेप मानना है। और अरेंजमेंट का जो ध्यान रखिएगा, अरेंजमेंट का जो लास्ट स्टेप होता है वो पूरी तरीके से अरेंज होता है, व्यवस्थित होता है। ठीक है,
अब हमें तीसरा स्टेप देखना है कि आखिर इस तीसरे स्टेप में ये इन सभी वर्ड्स को आखिर किस हिसाब से लिखा है, आखिर कैसे व्यवस्थित किया है। तीसरे स्टेप को ध्यान से देखिए तो सबसे पहले लिखा है शुड, इसके बाद लिखा है इटसेल्फ, इसके बाद लिखा है रॉक स्टार्स, इसके बाद लिखा है बॉयज, फिर लिखा है रेस्ट्रिक्ट, फिर लिखा है ओनली। तो अब हमें यह सोचना है कि आखिर तीसरे स्टेप में इन सबको आखिर इस सीक्वेंस में क्यों लिखा है, पहले शुड को ही क्यों लिखा है, इसके बाद इटसेल्फ क्यों लिखा है, ये अगर अरेंज किए गए हैं तो आखिर किस आधार पर, लॉजिक क्या है। जैसे आप लोगों को एसएससी वगैरह के क्वेश्चन में ये दिखता है कि कोई कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ जाता है तो आप सोचते हो कि इस वर्ड की कोडिंग ऐसी क्यों की गई है, आखिर लॉजिक क्या है। तो वैसे ही यहां पर भी सोचिए कि आखिर शुड को इन सभी वर्ड्स में शुड में ऐसा क्या खास है कि इसको पहले लिखा गया है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर किसी भी वर्ड की कोई मीनिंग मत निकालिएगा आप कि शुड की मीनिंग क्या है, इटसेल्फ की मीनिंग क्या है। मीनिंग के आधार पर अरेंजमेंट नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ इनके अल्फाबेट के आधार पर ही हुआ होगा, ठीक है, कि कौन सा छोटा अल्फाबेट है, कौन सा बड़ा अल्फाबेट है, कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, कुछ ना कुछ लॉजिक के आधार पर होगा, ठीक है। अब इन सभी वर्ड्स को आपको देखना है कि अरेंज किस आधार पर हैं, ये लॉजिक आपको सोचनी है। अब ये बताओ, अगर आप वर्ड्स को अरेंज करोगे तो आप लोगों ने बचपन से वर्ड्स को डिक्शनरी के अंदर देखा है, डिक्शनरी में वर्ड्स कैसे अरेंज होते हैं, अल्फाबेट के असेंडिंग ऑर्डर में, ए से जेड के फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहले ए वाले वर्ड्स होते हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले, ऐसा होता है। अगर मान लो कि दो वर्ड ऐसे हैं जो कि सेम लेटर से स्टार्ट हुए हैं तो फिर आप उसका दूसरा लेटर देखते हो, ठीक है। अल्फाबेट का असेंडिंग ऑर्डर भी होता है और अल्फाबेट का डिसेंडिंग ऑर्डर भी होता है। अगर मान लो जैसे ए बी सी डी, ए वाले वर्ड पहले हों, फिर बी वाले वर्ड हों, फिर सी वाले वर्ड हों, तो आप कहोगे असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन मान लो कि पहले जेड वाला हो, फिर वाई हो, फिर एक्स हो, फिर डब्ल्यू हो, तो आप कहोगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहां पर लॉजिक कुछ भी हो सकती है, अल्फाबेट का असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है वॉवेल कॉन्सोनेंट के आधार पर अरेंज हो, ठीक है। पिछले टर्न पर हमने ये भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि फर्स्ट लेटर के आधार पर ही अरेंज हो सकता है लास्ट लेटर के आधार पर अरेंज हो सकता है लेंथ के आधार पर अरेंज हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए जरा हम यहां देखते हैं कि आखिर इन सभी वर्ड्स में शुड पहले क्यों लिखा है। तो जरा देखो, जितने वर्ड्स हैं यहां, अगर आप इन सबका फर्स्ट लेटर देखोगे, तो सबसे बड़ा शुड है जिसका पहला लेटर एस है। तो आपको लग रहा होगा कि शायद सबसे बड़े वर्ड को, मतलब फर्स्ट लेटर के आधार पर सबसे बड़े वर्ड को शायद सबसे पहले लिखा हो। लेकिन अगर ऐसी लॉजिक होगी तो फिर शुड के बाद रॉक स्टार आना चाहिए था, क्योंकि एस के बाद आर आएगा। लेकिन यहां इस वाले में देखो, शुड के बाद इटसेल्फ लिखा है, यानी ये अल्फाबेट का डिसेंडिंग ऑर्डर तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि एस आर कुछ घटते हुए क्रम में हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। रैंडम ऑर्डर में नहीं होगा कि कुछ भी कहीं भी हो जाए, एक प्रॉपर सीक्वेंस जरूर होगा। अब देखो, अल्फाबेट का डिसेंडिंग ऑर्डर तो है नहीं, तो जरा सोचो कि और क्या हो सकता है। जरा सोचो कि अल्फाबेट का असेंडिंग ऑर्डर है क्या, वो भी नहीं है। अल्फाबेट का बढ़ता क्रम भी नहीं है, क्योंकि उस आधार पर तो सबसे पहले बी आना चाहिए था, सबसे पहले बॉयज होना चाहिए था, क्योंकि सारे वर्ड्स में बी सबसे छोटा है, बॉयज का बी सबसे छोटा है, वो पहले आना चाहिए था अगर असेंडिंग ऑर्डर होता। अच्छा, कुछ लोगों को लगेगा कि सर हो सकता है कि यहां पर एस से शुरुआत हुआ है और यहां आई से, तो हो सकता है कि पहले कॉन्सोनेंट रखा हो और बाद में वॉवेल रखा हो, कि एक कॉन्सोनेंट फिर एक वॉवेल फिर एक कॉन्सोनेंट। लेकिन ये लॉजिक भी आगे गड़बड़ हो गई। देखो, पहले अगर कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट, तो यहां क्या आना चाहिए, वॉवेल आना चाहिए, और यहां पर फिर से कॉन्सोनेंट ही लिखा है, यानी ये वॉवेल कॉन्सोनेंट वाली लॉजिक भी गलत हो गई, ठीक है। तो देखो, हमने पिछले टर्न पर कहा था कि जरूरी नहीं है कि यहां पर सारे के सारे जो वर्ड्स आए वो अल्फाबेट के फर्स्ट लेटर के आधार पर आए, ये जरूरी नहीं है। अब जरा देखिए कि इनका लास्ट लेटर क्या है। शुड का लास्ट लेटर क्या है, डी।
इटसेल्फ का लास्ट लेटर क्या है? एफ। रॉकस्टार्स का लास्ट लेटर क्या है? एस। बॉयज का भी लास्ट लेटर क्या है? एस। रेस्ट्रिक्ट का लास्ट लेटर क्या है? टी। और ओनली का लास्ट लेटर क्या है? वाई। तो जरा देखो इन सभी वर्ड्स में जो लास्ट लेटर दिए गए हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। आप देखो कि सबसे पहले लिखा है डी, उसके बाद लिखा है एफ, उसके बाद लिखा है एस, फिर एस, इसके बाद लिखा है टी और फिर लिखा है वाई। तो देखो डी, एफ, एस, टी और वाई ये असेंडिंग ऑर्डर है कि नहीं, बढ़ता हुआ क्रम है कि नहीं, एक सीक्वेंस में है। इसका मतलब यह है कि यहां पर वर्ड्स को उनके लास्ट लेटर के आधार पर अरेंज किया गया है, वो भी बढ़ते क्रम में। ठीक है, लास्ट लेटर बढ़ते क्रम में अरेंज है। लेकिन मन में एक डाउट आपको आएगा कि सर रॉकस्टार्स में भी एस है और बॉयज में भी एस है, तो पहले रॉकस्टार्स को ही क्यों लिखा है, बॉयज को क्यों नहीं लिखा है? तो ध्यान देना कि यहां आपको लास्ट लेटर के आधार पर लॉजिक मिली है। जब फर्स्ट लेटर से आप चेक करते हो, जैसे आप डिक्शनरी में अगर मान लो दो वर्ड्स चेक करो, तो अगर दोनों वर्ड ए से स्टार्ट हुए हैं तो आप क्या करते हो कि पहला लेटर अगर सेम हो गया तो आप दूसरा चेक करते हो, आगे से दूसरा। यहां आप पीछे से चेक कर रहे हो और अगर पीछे वाले लेटर सेम हो गए तो आप पीछे से दूसरा देखोगे, और पीछे से दूसरा यहां पर क्या है? आर, और यहां पर क्या है? वाई। तो आर छोटा है और वाई बड़ा है, तो छोटे वाले को पहले रखना था, इसलिए रॉकस्टार पहले है, और बॉयज में वाई बड़ा है इसलिए बाद में लिखा है। क्लियर है? तो आपको आई होप लॉजिक समझ में आ गई होगी कि सभी वर्ड्स को उसके लास्ट लेटर के आधार पर बढ़ते क्रम में अरेंज कर देना है। ठीक है, ये तो हुई लास्ट स्टेप की लॉजिक जो आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक, बोले भाई यहां तक की बात समझ में आ रही है? अर्चना गुप्ता, सर क्लियर नहीं दिख रहा, थोड़ा सा आप अपना क्वालिटी बढ़ा लो तो थोड़ा सा क्लियर दिखने लगेगा। ठीक है, सर थोड़ा बोर्ड पर बड़ा लिखा करो सर जी। एक्चुअली ये जो मैंने पहले लिखा था उसका ये स्क्रीनशॉट है, क्योंकि फिर लाइट चली गई तो वो मेरा लिखा हुआ भी चला गया, तो ये स्क्रीनशॉट था उसका, उस पर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अर्चना जी वेरी गुड इवनिंग। ₹25,000 यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई। देखो यूपीएसआई में पजल के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वहां पर पजल के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी हम लोग आगे देखेंगे, तो परेशान बिल्कुल ना हो। हाँ जी प्रदीप जी, आपका हमने कमेंट देख लिया था, पजल के क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई होगी सबको। चलिए तो अब देखो, अगर हम इस आधार पर नीचे वाले इनपुट का, हम इस इनपुट का अगर सीधे लास्ट स्टेप लिखना चाहें, हम लोगों को ऊपर वाले इनपुट का लास्ट स्टेप मिल गया, अगर हम इसका लास्ट स्टेप लिखना चाहें तो ध्यान से देखो क्या आएगा। ये इनपुट दे रखा था डिफेंस नीड्स टू बी, ये जूम भी हो जाएगा क्या? जूम हो जाएगा क्या? चलिए अभी थोड़ा सा दिख रहा होगा आप लोगों को, अभी हमने थोड़ा सा इसको जूम कर दिया है। अब देखो अगर इस इनपुट का हमें लास्ट स्टेप बताना हो तो कैसे आएगा, ध्यान से देखना कि ऊपर वाले इनपुट का आपने लॉजिक देख लिया था कि जितने वर्ड्स थे उनको उनके लास्ट लेटर के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखा था, तो सेम वैसे ही यहां पर भी करना है। देखो डिफेंस का लास्ट लेटर क्या है? ई, नीड्स का लास्ट लेटर क्या है? एस, ये ओ, फिर ई, टी, एन और टी। अब देखो इन सब में सबसे छोटा लास्ट लेटर किसका है? तो सबसे छोटा लास्ट लेटर किसका है? बी का, तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे? बी। ठीक, इसके बाद क्या आ जाएगा? डिफेंस। अब कई लोगों के मन में आएगा
कि सर बी में भी लास्ट में ई लिखा था और डिफेंस में भी लास्ट में ई लिखा था, तो आपने पहले बी को क्यों लिखा? तो ध्यान देना कि दोनों का आखिरी लेटर तो सेम है, लेकिन इसके जस्ट पहले देखेंगे ई के पहले यहां पर बी है और यहां ई के पहले सी है, तो प्रायोरिटी हम पहले बी को ही देंगे क्योंकि वो अल्फाबेट में पहले आता है। और इसके बाद से आप देखो बी और डिफेंस अरेंज होने के बाद इनसे जस्ट बड़ा कौन है, तो आप कहोगे इन है, ठीक है, उसका लास्ट लेटर सबसे छोटा है। इसके बाद आ जाएगा टू, एन के बाद ओ, एन, इन का लास्ट लेटर एन और टू का लास्ट लेटर ओ। इसके बाद आ जाएगा नीड्स, क्या आ जाएगा? नीड्स। ओ के बाद देखो अगर किसी का लास्ट लेटर सबसे छोटा है तो नीड्स का। और इसके बाद बचा मेट और बजट। तो देखो मेट और बजट में दोनों में लास्ट में टी लिखा है, तो आप पीछे से दूसरा देखो, यहां पर दोनों में लास्ट में क्या लिखा है? ई, तो फिर से सेम हो गया। अब आप देखो तो यहां एम लिखा है, यहां जी लिखा है, तो दोनों में छोटा कौन सा है? बजट। तो यहां पर आ जाएगा नीड्स के बाद बजट और बजट के बाद आ जाएगा मेट। तो ये आपका आखिरी स्टेप हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको ये बताना होता कि इस इनपुट का आखिरी स्टेप कैसा दिखेगा, तो आप ये ऑप्शन में टिक लगा सकते थे, ठीक है, और ये बिल्कुल आसानी से आपका सॉल्व हो जाता, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। डिफेंस, बी डिफेंस इन टू नीड्स, बजट मेट, वेरी गुड, वेरी गुड। शैलेंद्र का सही है। वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि सर समझ में आ रहा है। चलिए आप लोग बीच बीच में थोड़ा बहुत हेल्दी डिस्कशन भी कर लेते हैं, अच्छी बात है, वेरी गुड। कई सारे लोगों ने लिख दिया है, लेकिन अब जरा समझना इसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या है। यहां पर एक चीज ये कह रहा है कि उपरोक्त इनपुट का अनुसरण करते हुए नीचे दिए गए इनपुट का अंतिम चरण कितने स्टेप में आएगा, कितने स्टेप्स में आएगा। यह नहीं कहा था कि अंतिम चरण क्या है। अंतिम चरण अगर पूछा होता तो आप टिक कर ले जाते, लेकिन यह पूछा है कि अंतिम चरण जो है, मतलब जो आखिरी स्टेप इसका है, वो उसका नंबर क्या होगा, वो कितने नंबर का स्टेप होगा। तो ध्यान से देखना, कई सारे लोगों को लगेगा कि सर इसमें क्या है कि ऊपर वाली इनपुट अगर 3 स्टेप में अरेंज हुई है तो फिर यह भी 3 स्टेप में अरेंज हो जाएगी। ऐसा लग रहा होगा कि ऊपर वाली इनपुट अगर 3 स्टेप में होगी तो फिर यह भी 3 में होगी। ऐसा नहीं है, ध्यान से समझना। हमें ऊपर वाली लॉजिक को फॉलो करना है, हमें उसी लॉजिक के आधार पर इसको भी सॉल्व करना है, ठीक। लेकिन हमें ये नहीं मान लेना है कि ऊपर वाली इनपुट अगर 3 में हुई है तो नीचे वाली इनपुट भी 3 में होगी। ऐसा क्यों है, हम लॉजिकल रीजन दे रहे हैं आपको, ध्यान से समझना। सपोज करिए कि आपने अपने घर का एक ड्राइंग रूम जो है आपने जैसा सजाया है, ठीक। आपने अपने घर का ड्राइंग रूम सपोज करिए जैसे भी आपने सजा लिया, उसमें टीवी, सोफा जो भी आपको लगाना था आपने लगा दिया, और जिस जिस लोकेशन पर आपने सोचा था लगा दिया, ठीक। आपके घर पर कोई एक बंदा आया और वो कहा कि यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी अपने घर को ऐसे ही सजाएंगे। तो आप कहे ठीक है, देखिए फोटो खींच लीजिए और आप ऐसे ही अपने घर का ड्राइंग रूम सजा लीजिएगा। सपोज करिए कि आपको अपना ड्राइंग रूम सजाने में 1 घंटा लगा हो, ठीक। वो अपने घर पे जाएगा तो सारी चीजों को वो भी ऐसे ही अगर अरेंज करेगा तो क्या गारंटी है कि उसको भी 1 ही घंटा लगेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसका ड्राइंग रूम उतना बड़ा ना हो जितना बड़ा आपका ड्राइंग रूम हो सकता है उसका ड्राइंग रूम छोटा हो अपेक्षाकृत, हो सकता है कि दोनों का ड्राइंग रूम बराबर साइज का ही हो, लेकिन हो सकता है उसके यहां कुछ चीजें पहले से ही अरेंज रखी गई हो। जैसे हो सकता है सोफा पहले से ही उसी पोज में रखा हो जैसा आपने रखा है, सिर्फ टीवी उसको एडजस्ट करनी पड़े। क्लियर है? तो आपके जैसा ही उसने फॉलो तो किया है, लेकिन समय एक जैसा लगे जरूरी नहीं है। तो हमें भी ऊपर वाले के जैसा ही करना है, लेकिन सारे स्टेप एक जैसे हो जाएं वो जरूरी नहीं है। कारण ये है कि आप देखो ऊपर वाली इनपुट में नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? 6। अगर आप गिनो तो 1 2 3 4 5 6, और नीचे वाली इनपुट में देखो
1 2 3 4 5 6 7, यहां 7 हैं। तो जब नंबर ऑफ वर्ड्स कम और ज्यादा हो सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि स्टेप्स भी कम और ज्यादा हो सकते हैं। ठीक, यह भी हो सकता है कि हम यहां पर अरेंज करने आए तो शायद पहले से ही बहुत सारी चीजें अरेंज हो, और अगर पहले से ही बहुत सारी चीजें अरेंज मिल जाएंगी तो स्टेप्स कम हो जाएंगे। हो सकता है कि ऊपर वाले में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी अरेंज रही हों, सिर्फ कुछ ही चीजें ऐसी हों जो इधर उधर रही हों जिसको अरेंज किया गया हो, और यहां पर हो सकता है सबको अरेंज करना पड़े। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कम और ज्यादा हो सकते हैं, बस हमें लॉजिक ऊपर वाले के जैसे रखनी है। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगर हमें इस इनपुट का स्टेप बाय स्टेप लिखना हो, 1 2 3 4 सारे स्टेप अगर हमें लिखने हो, तो उसके लिए हमें ऊपर वाले इनपुट के सारे स्टेप समझने होंगे। तो चलिए जरा समझते हैं। अभी हमने ऊपर वाले इनपुट का सिर्फ आखिरी चरण समझा था, और आखिरी चरण हमने क्यों समझा था? आखिरी चरण समझना जरूरी इसलिए है कि हमने पहले यह पता लगा लिया कि हमें पहुंचना कहां है, हमें पहुंचना कहां है। लास्ट स्टेप हमें यह बताता है कि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, हमें एग्जैक्टली कहां पहुंचना है, और इनपुट हमें यह बताता है कि चलना कहां से है। ठीक है, इनपुट क्या बताता है कि चलना कहां से है, और लास्ट स्टेप क्या बताता है कि पहुंचना कहां है। तो जो बीच के स्टेप्स हैं ये हमें बताते हैं कि रास्ता क्या है। जैसे अगर हमें मान लो लखनऊ से चल के दिल्ली पहुंचना है, तो इनपुट लखनऊ हो गया और आखिरी स्टेप दिल्ली हो गया, लेकिन लखनऊ से दिल्ली जाने का रास्ता क्या है वो हमें स्टेप्स बताएंगे। ठीक है, तो चलिए जरा हम इनपुट से पहला स्टेप देखते हैं। अब इनपुट से अगर आप पहला स्टेप देखो तो देखो इनपुट में बॉयज रॉक स्टार शुड रेस्ट्रिक्ट इटसेल्फ ओनली लिखा था, और फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा है तो ध्यान से देखो, शुड को उठा करके आगे लिखा और बाकियों को एज इट इज लिख दिया। यानी फर्स्ट स्टेप में क्या चेंज हुआ? फर्स्ट स्टेप में क्या चेंज हुआ कि एक वर्ड निकल करके अंदर से बाहर आ गया और बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं। ठीक है, अब आपको यह सोचना है कि आखिर फर्स्ट स्टेप में शुड को ही क्यों अरेंज किया है, उसमें क्या खास था ऐसा। तो ये लॉजिक तो आपने पहले ही चेक कर लिया था कि शुड का आखिरी लेटर सबसे छोटा था, इसलिए शुड को पहले अरेंज किया था। ठीक है, तो देखो पहले स्टेप से हमें क्या पता लगा कि हमें पहले स्टेप में सिर्फ एक ही वर्ड अरेंज करना है, सिर्फ एक वर्ड अरेंज करना है, और वो भी वो अरेंज करना है जिसका आखिरी लेटर सबसे छोटा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ लोग कंफ्यूज ये हो जाते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि ऊपर वाले इनपुट में तीसरे वर्ड को उठा करके आगे लिखा है, तो तीसरे वर्ड को नहीं किया है। तीसरा वर्ड इसको मत समझिएगा कि तीसरे को किया है तो हम भी यहां तीसरे को उठा के आगे लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है। आप ये देखिए कि तीसरे नंबर पे जो शुड था उसको क्यों अरेंज किया है, तो वहां इंपॉर्टेंस तीसरे प्लेस की नहीं है, वहां इंपॉर्टेंस ये है कि शुड क्यों अरेंज हुआ है। तो शुड तीसरे पर है इसलिए अरेंज नहीं है, शुड का लास्ट लेटर सबसे छोटा है इसलिए अरेंज है। ठीक है, अब ध्यान देना कि अगर उसी आधार पर हम यहां पर भी अरेंज करें तो यहां पर देखो किसका लास्ट लेटर सबसे छोटा है, तो बी का, और बी उठ करके पहले स्टेप में सबसे पहले जाएगा, बाकी सारे एज इट इज हो जाएंगे। ठीक, अच्छा अब जरा देखो अगले स्टेप में क्या हुआ है। देखो यहां फर्स्ट स्टेप में तो सिर्फ शुड अरेंज हुआ था और बाकी सारे एज इट इज थे। सेकंड स्टेप में देखो, अच्छा सेकंड स्टेप की जो तुलना है वो आप फर्स्ट स्टेप से करोगे। अब इनपुट भूल जाइए, तो जरा देखो कि फर्स्ट स्टेप में शुड था और सेकंड में भी शुड वहीं लिखा हुआ है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो लॉजिक है वो ये है कि जो अरेंज हो गया है वो एज इट इज है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। लेकिन जो बची हुई चीजें हैं, जो बची हुई चीजें हैं उनमें से देखो कि अगले स्टेप में क्या अरेंज हुआ, तो देखो इटसेल्फ निकल करके बाहर आया और बाकी सारे एज इट इज हैं। इटसेल्फ निकल करके बाहर आया और बाकी सारे एज इट इज हैं। यानी सेकंड स्टेप में भी सिर्फ एक ही वर्ड अरेंज हुआ, कौन सा, इटसेल्फ। पहले शुड अरेंज हुआ, उसके बाद इटसेल्फ, और इटसेल्फ भी क्यों अरेंज हुआ, क्योंकि उसका लास्ट लेटर सबसे छोटा है। अच्छा इसके बाद देखो अगले स्टेप में, तीसरे स्टेप में देखो शुड और इटसेल्फ को लिखने के बाद जो बचा हुआ है उसमें से रॉकस्टार को उठा करके पहले लिखा और बाकी सारे एज इट इज हैं। ठीक,
यानी अभी तक हर स्टेप में आप देखोगे तो सिर्फ एक ही वर्ड को अरेंज किया है और उसको अरेंज किया है जिसका लास्ट लेटर सबसे छोटा था। यहां रॉकस्टार को भी पहले लाने के पीछे कारण यही था कि रॉकस्टार का आखिरी लेटर सबसे छोटा था। अब ध्यान दो, कई लोगों के मन में एक डाउट होगा कि सर रॉकस्टार को आगे लेकर के आया है और बॉयज रेस्ट्रिक्ट और ओनली को एज इट इज लिखा है, इनको तो आगे अरेंज किया ही नहीं है और लिख दिया है थर्ड इज द लास्ट स्टेप, ऐसा क्यों? तो ध्यान से देखो कि बॉयज, रेस्ट्रिक्ट और ओनली ये तीनों वर्ड्स ऑलरेडी अरेंज हो गए हैं। जैसे ही रेस्ट्रिक्ट आगे आया है, सॉरी रॉकस्टार्स जैसे ही आगे आया है, अपने आप बॉयज, रेस्ट्रिक्ट और ओनली अरेंज हो गए हैं। इसका मतलब एक लॉजिक ये भी समझ में आ रही है कि जितने वर्ड एज ऑलरेडी अरेंज हो जाएंगे उनके लिए हमें अलग से कोई स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान देना कि सेम इसी आधार पर हमें इस इनपुट को भी अरेंज करना है। तो जरा हम इसे अलग से लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखना सभी लोग। इसे हम अलग से लिखने जा रहे हैं, सभी लोग ध्यान से देखना। सपोज करिए कि हम यहां पर एक इनपुट लिख दें, डिफेंस नीड्स टू बी met in बजट। यही था फर्स्ट स्टेप। देखिए इसका क्या होगा, लॉजिक क्या थी कि जिसका आखिरी लेटर सबसे छोटा है वो आगे आएगा। तो किसका आखिरी लेटर सबसे छोटा है? बी का। और जिसको आपको अरेंज करना है उस पर गोला बना लीजिए। गोला बनाने से फायदा क्या होगा कि आपको ये पता है कि ये वाली चीज अरेंज करनी है, तो उसको आप आसानी से आगे लिख सकते हो और बाकियों को एज इट इज। तो देखो बी पर हमने गोला बना दिया और यहां फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले लिख देते हैं बी, ठीक। और इसके बाद हम लिख देंगे यहां पर डिफेंस, फिर लिख देंगे नीड्स टू। अब देखो बी चूंकि आगे जा चुका है तो बाकियों को ही सिर्फ लिखना है, तो यहां आ जाएगा टू के बाद मेट, फिर इन, फिर बजट। क्लियर? अब देखो सिर्फ बी अरेंज हुआ, बाकी सारे एज इट इज थे। सेकंड स्टेप में देखिए क्या होगा। सेकंड स्टेप में देखो जो अरेंज हो गया था बी वो तो एज इट इज उतार देंगे। अब इसके बाद जो बचे हुए हैं उनमें देखो सबसे छोटा कौन सा है, तो देखो इनमें सबसे छोटा डिफेंस था, तो यही डिफेंस को ले आके लिख देंगे, ठीक। लेकिन आप देखो डिफेंस को आपने अरेंज थोड़ी किया, डिफेंस तो ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में ही बी के तुरंत बाद लिखा था। बी के तुरंत बाद डिफेंस देखो लिखा हुआ था ऑलरेडी, तो आपने अभी सेकंड स्टेप में डिफेंस को अरेंज नहीं किया है। देखो डिफेंस के बाद जो बचे हुए हैं उनमें से क्या अरेंज करना है, तो डिफेंस के बाद जो बचे हुए हैं इनमें सबसे छोटा कौन सा है? एन। तो ये उठ करके यहां आ जाएगा सेकंड स्टेप में। क्लियर है? ठीक, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में जैसे ही आपने बी को अरेंज किया डिफेंस तो ऑलरेडी अरेंज हो गया, और हमने यहां पर देखा था कि जो ऑलरेडी अरेंज चीजें हैं उनके लिए हम अलग से कोई स्टेप नहीं लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो जब इसके बाद तीसरा स्टेप हम लिखेंगे, तो तीसरे स्टेप में ध्यान से देखो, यहां तक तो अरेंज था, बी डिफेंस और इन तक तो अरेंज था, तो इसको तो एज इट इज उतार लेते हैं। बी डिफेंस और इन यहां तक तो अरेंज था, बाकी जो बचे हैं उनमें से देखिए सबसे छोटा कौन सा है, तो यहां सबसे छोटा कौन सा है? टू, तो यहां आ जाएगा टू। और टू के बाद क्या क्या बच गया? नीड्स, मेट, बजट। क्लियर? अब इसके बाद आ जाइए चौथे स्टेप में। चौथे स्टेप में क्या आ जाएगा? बी। देखो टू तक तो हम लोगों ने अरेंज कर लिया था, तो यहां तक तो एज इट इज उतार लेते हैं। बी डिफेंस इन और टू, यहां तक तो हमने अरेंज कर लिया था। बाकी जो बचे हैं इनमें से देखिए अरेंज करना किसको है, तो देखो टू के बाद नीड्स को ही आना था, और नीड्स को अगर आना था तो यहां लिख देते हैं नीड्स।
लेकिन जैसे ही नीड्स आप लिखोगे आपको दिख रहा है कि 2 के तुरंत बाद नीड्स तो ऊपर भी लिखा था, तो अभी तक आपने कुछ अरेंज तो अपनी तरफ से किया ही नहीं, ये तो आपने एज इट इज कॉपी कर दिया। इसका मतलब अभी चौथे स्टेप में कुछ करना बाकी है। ठीक, तो देखो नीड्स तो एज इट इज आ गया, मेट और बजट में अब अरेंज किसको करोगे आप? तो मेट और बजट में छोटा कौन सा है? बजट है, इसलिए पहले आ जाएगा बजट और इसके बाद आ जाएगा मेट। बात समझ में आ रही है? और यहीं पर ये सारे स्टेप अरेंज हो गए, सारे के सारे वर्ड्स अरेंज हो गए। तो आप इस इनपुट का आखिरी चरण किसको कहोगे? फोर्थ वाले को, यानी आंसर हो जाएगा कि फोर्थ इज द लास्ट स्टेप। फोर्थ इज द लास्ट स्टेप। बात समझ में आ रही है? क्लियर है कि नहीं इतनी बात? ठीक है, वेरी गुड भरत। भरत ने सारे स्टेप्स लिख दिए हैं, वेरी गुड। वेरी गुड। चलिए तो अजय जी आपको मजा आ रहा है ना, तो आप इसका आंसर देते रहिए। चलिए, तो यहां पर हम लोग ये सारे स्टेप्स इसके हम लोगों ने लिख दिए। और अब देखो, जब आप सारे स्टेप्स लिख दोगे फिर क्या करना है कि अब इसके बाद से कुछ भी क्वेश्चन पूछा तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। जैसे अभी तो ये पूछा गया था कि बताइए इनपुट का अंतिम चरण कितने स्टेप में आएगा, तो आपने कह दिया चौथे में आएगा। अगर ये कहा गया होता कि बताइए इनपुट का तीसरा स्टेप क्या होगा, तो इनपुट का तीसरा स्टेप आप देख करके बता सकते थे। मतलब एक बार अगर आपने सारे स्टेप्स लिख दिए हैं फिर आप बड़ी आसानी से कुछ भी पूछा जाए तो आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो पिछले टर्न पर हमने ये भी बताया था कि अगर आपको यहां पर सारे स्टेप्स लिखना नहीं चाहते हैं आप, जैसे आप सपोज करो 4 स्टेप लिखने में आपको लग रहा है कि टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आप इन सभी स्टेप्स को एक सिंगल लाइन में भी अरेंज कर सकते थे, सिर्फ नंबर डाल करके। वो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर हम इन सारे स्टेप्स को चाहते तो हम सीधे यहीं पर नंबर डाल के अरेंज कर सकते थे। ध्यान से देखना कैसे, सिर्फ थोड़ी सी लॉजिक आपको यहां ऊपर वाली क्लियर होनी चाहिए। तो देखो लॉजिक क्या थी कि जिसका लास्ट लेटर सबसे छोटा है वो पहले आना चाहिए। तो ध्यान दो, अगर हम यहां पर अरेंज करने आए तो सबसे पहले अरेंज किसको करेंगे? बी को। क्यों? क्योंकि उसका लास्ट लेटर सबसे छोटा है। और देखो इस बार हम पहला स्टेप लिखने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ये दिमाग में रखिएगा कि जिसका पहला स्टेप जिसको हमें पहले स्टेप में अरेंज करना है उस पर हम नंबर डालेंगे 1। क्लियर? उस पर हम क्या नंबर डालेंगे? 1। अच्छा, तो बी चूंकि पहले स्टेप में आएगा तो नंबर पड़ गया 1। अब थोड़ा दिमाग में ही रखिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम पहले स्टेप में हैं तो जब तक हम इनपुट में थे तब तक बी अंदर था, तब तक ये नंबर नहीं पड़ा था। लेकिन जैसे ही हमने नंबर डाल दिया 1, ये बी उठ करके कहां आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो ये मान करके चलिए कि हम फर्स्ट स्टेप में हैं। ठीक, और अगर हम फर्स्ट स्टेप में हैं तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ आ जाएगा? बी। और फर्स्ट स्टेप में ही रहिएगा। जरा देखिए बी के तुरंत बाद क्या लिखा हुआ है? तो बी के तुरंत बाद लिखा हुआ है डिफेंस। ये बताओ बी के तुरंत बाद आना किसको चाहिए? तो बी के तुरंत बाद आना चाहिए डिफेंस को। अरेंजमेंट के हिसाब से बी से तुरंत बड़ा डिफेंस ही था। अब देखो जैसे ही पहले स्टेप में आपने बी को अरेंज किया, डिफेंस ऑलरेडी अरेंज हो गया। तो इसका मतलब जो डिफेंस है ये भी पहले ही स्टेप में अरेंज हुआ होगा। तो इसके ऊपर भी नंबर 1 डाल लेते हैं। लेकिन अगर बी पर भी नंबर 1 डालेंगे और डिफेंस पर भी नंबर 1 डालेंगे तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं कि कौन सा पहले कौन सा बाद में। तो इसलिए आप डिफेंस पर लिख लीजिएगा 1 डैश और बी पर सिर्फ 1 लिख के छोड़ दीजिएगा। ये डैश ये बताएगा कि ये ऑलरेडी अरेंज है। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ अपने समझने के लिए एक अप्रोच है। ठीक, तो देखो अभी हम पहले स्टेप में हैं, हमने बी को उठा करके पहले लिखा और फिर डिफेंस अपने आप आ गया। क्लियर? डिफेंस भी पहले स्टेप में हो गया। अब पहले स्टेप में ही बने रहिए। पहले में सबसे पहले क्या है? बी
उसके बाद डिफेंस, डिफेंस के तुरंत बाद क्या है, नीड्स। आना किसको चाहिए अरेंजमेंट के हिसाब से, तो डिफेंस के तुरंत बाद आना चाहिए इनको, तो इन पर लिख लेते हैं नंबर 2, इन पर लिख लेते हैं नंबर 2। नंबर 2 इस पर क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें इनको उठा करके अरेंज करना पड़ेगा, तो ये इन जो है वो उठ करके कहां आ जाएगा, डिफेंस के तुरंत बाद सेकंड स्टेप में। अब देखो सेकंड स्टेप में ही रहना है, सेकंड स्टेप में सबसे पहले कौन लिखा हुआ है, बी, उसके बाद डिफेंस, डिफेंस के बाद कौन आ जाएगा, इन, और इन के बाद देखो सेकंड स्टेप में लिखा हुआ है नीड्स, लेकिन अरेंजमेंट के हिसाब से आना किसको चाहिए, 2 को, तो इस पर हो जाएगा नंबर 3। अगर ये 2 यहां पर होता तो ऑलरेडी अरेंज होता, लेकिन नहीं है तो लेकर के आना पड़ेगा। अब देखो जैसे ही इस 2 को लेकर के आप यहां आओगे तो ध्यान देना, अभी आप थर्ड स्टेप में हो, थर्ड स्टेप में सबसे पहले कौन है, बी, उसके बाद डिफेंस, डिफेंस के बाद कौन आ चुका है, इन, इन के बाद कौन आ चुका है, 2, और 2 के बाद क्या लिखा हुआ है, नीड्स। अब देखो अरेंजमेंट के हिसाब से आना भी किसको चाहिए, नीड्स को ही आना चाहिए, तो नीड्स पर आ जाएगा 3 डैश, डैश का मतलब कि नीड्स ऑलरेडी अरेंज हो गया। अब देखो तीसरे स्टेप में नीड्स के तुरंत बाद अगर आप देखोगे तो 2 ही वर्ड्स दिखेंगे, मेट और बजट। क्यों, क्योंकि नीड्स के बाद इन दोनों पर तो ऑलरेडी नंबर पड़ चुका है, और नंबर पड़ने का मतलब कि ये बाहर जा चुके हैं, तो नीड्स के बाद दिख रहा है मेट और बजट। नीड्स के बाद पहले क्या दिखा, मेट, आना किसको चाहिए था, बजट को, तो बजट को हमें अरेंज करना पड़ेगा, बजट को हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, तो हम नंबर डालेंगे 4, और ये बजट उठ करके मेट के पहले आ जाएगा, और जैसे ही बजट पहले आएगा मेट बाद में जाएगा, तो मेट पर हो जाएगा 4 डैश, और जैसे ही आप 4 डैश इस पर लिखोगे मेट अपने आप अरेंज हो जाएगा, और मैक्सिमम नंबर अगर 4 दिख रहा है तो टोटल स्टेप भी कितने लग जाएंगे, 4। ठीक है, तो आप इस प्रकार से नंबर डाल करके भी उन सबको एक ही स्टेप में अरेंज कर सकते हैं, लेकिन आप जब इनिशियल दौर में हैं तो पहले आप स्टेप बाय स्टेप ही लिखने की कोशिश करिएगा, और स्टेप बाय स्टेप लिखने में जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे फिर आप ये नंबर डाल करके सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है जिसमें सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो आगे की तरफ जा रहे थे। ठीक है, मतलब एक वर्ड निकल करके आगे जा रहा था और उसके बाद जो दूसरा वर्ड था वो इसके अंदर अरेंज हो रहा था। ये लॉजिक समझ में आ गई कि नहीं, बताइए भाई। हाँ, नहीं आज 4:30 वाली क्लास नहीं है भरत, आज 4:30 वाली क्लास नहीं है, संकल्प वाली क्लास नहीं है, यही क्लास 5 बजे तक है, यही क्लास 5 बजे तक है। तो अभी तक की बातें समझ में आ गई हैं सबको। चलिए, तो अब देखो इसी से रिलेटेड एक हम अगला क्वेश्चन देखने चल रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला एक इनपुट आपके सामने लिखा है, थोड़ा सा आप कहेंगे तो हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ध्यान से देखना ये वाला इनपुट, आप देखो यहां पर ऊपर जो इनपुट दे रखा है इसमें सारे के सारे वही वर्ड्स हैं जो पिछले वाले में थे। बॉयज, रॉक स्टार, शुड रेस्ट्रिक्ट इटसेल्फ ओनली, सारे के सारे वर्ड्स वही हैं। और इस बार स्टेप की संख्या अगर आप देखोगे तो पिछली बार से बदल गया है, पिछली बार से यहां पर स्टेप की संख्या बदल गया है। इस बार देखो कितने स्टेप हैं, 6 स्टेप, और बोला है 6th इज द लास्ट स्टेप। इस बार भी सॉल्व जिस इनपुट को करना है वो पिछला वाला ही है। आप लोगों ने कॉपी पर अगर लिखा होगा तो दिख रहा होगा कि पिछली बार भी ऊपर वाले इनपुट में बॉयज, रॉक स्टार, शुड रेस्ट्रिक्ट इटसेल्फ ओनली था, और नीचे वाले में था डिफेंस नीड्स टू बी मेट इन बजट। लेकिन फर्क क्या है कि पिछली बार 3 स्टेप में हो गया था, इस बार 6 स्टेप आया है।
तो दोनों में फर्क क्या है, ध्यान से देखिएगा। हम पिछला वाला आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। पिछले वाले में देखो वही सारे वर्ड्स 3 स्टेप में अरेंज हो गए थे, और इस बार वही सारे वर्ड्स 6 स्टेप में अरेंज हुए। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ लॉजिक बदली होगी, लॉजिक अलग प्रकार की रही होगी। ध्यान से देखना, तो यहां पर लास्ट स्टेप किसको बोला है? लास्ट स्टेप बोला है 6th वाले को, छठे वाले को। लास्ट स्टेप बोला है किसको? छठे वाले को, ठीक है। और 6th इज द लास्ट स्टेप बोला है, तो हम सबसे पहले छठा ही स्टेप देखेंगे, ठीक। इस इनपुट का छठा स्टेप हम सबसे पहले देखेंगे, और हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन वर्ड्स को कैसे अरेंज किया है, किस आधार पे। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है ओनली, इसके बाद रेस्ट्रिक्ट, फिर बॉयज, रॉकस्टार, इटसेल्फ और ओनली, सॉरी इटसेल्फ और शुड। अब आप ये सोचिए कि आखिर पहले ओनली को ही क्यों लिखा है, इसके बाद रेस्ट्रिक्ट को ही क्यों लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी लॉजिक लास्ट लेटर वाली ही है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा उल्टा है। देखो, यहां पर सभी वर्ड्स के जो आखिरी लेटर हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हैं। सबसे पहले Y है, फिर T है, फिर S है, फिर F है, फिर D है, घटता हुआ क्रम है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्लियर? अच्छा, ध्यान दें, जब डिसेंडिंग ऑर्डर यहां पर है और पिछली बार आपको याद होगा वहां असेंडिंग ऑर्डर था, ठीक है, तो आपको लॉजिक तो लास्ट स्टेप की मिल गई। अब इस आधार पर आप इसका भी लास्ट स्टेप लिख सकते हैं कि नहीं? आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा? मेट आ जाएगा, उसके बाद बजट आ जाएगा, उसके बाद नीड्स आ जाएगा, फिर टू आ जाएगा, फिर इन आ जाएगा, फिर डिफेंस और बी आ जाएगा। तो लॉजिक आई होप समझ में आ गई होगी। अब जरा देखिए कि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ध्यान से देखना। इनपुट के फर्स्ट स्टेप में देखिए, तो फर्स्ट स्टेप में देखो यहां पर शुड को उठा करके पहले लिखा है और बाकियों को एज इट इज लिखा है, ठीक। अब कई लोगों के मन में एक दुविधा आएगी कि सर पिछली बार भी तो यही हुआ था। अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि पिछली बार भी यही हुआ था कि शुड को उठा के आगे लिखा था, बाकी सारे एज इट इज थे, ठीक। अब मन में यह आएगा कि सर यही लॉजिक तो पिछली बार भी थी और पिछली बार 3 ही स्टेप में अरेंज हो गया, तो इस बार 6 कैसे लगेगा? तो थोड़ा सा पेशेंस रख के देखिएगा। जरा सोचो कि शुड को पहले क्यों लिखा है। तो लॉजिक तो आपको ऑलरेडी मिल चुकी थी कि शुड को लास्ट लेटर छोटा था इसलिए अरेंज किया गया होगा। तो देखो, शुड का लास्ट लेटर सबसे छोटा था इसलिए पहले लिखा, ठीक है, इसको निकाल के पहले लिखा। अब जरा देखो अगले स्टेप में क्या चेंज हुआ। तो ध्यान दो, अगले स्टेप में इटसेल्फ को उठा करके अरेंज तो किया है, लेकिन इटसेल्फ को शुड के भी बाहर लिखा है और बाकी सारे एज इट इज हैं। फर्क समझ में आया? पिछली बार इटसेल्फ को शुड के अंदर अरेंज किया था, इस बार इटसेल्फ को शुड के बाहर अरेंज किया है। मतलब जिसको भी अरेंज करना है, हर बार जो नई चीज अरेंज होगी वो निकल के बिल्कुल बाहर जाएगी। क्लियर है? अब ध्यान देना, अगले वाले में अगर देखोगे तो देखो इस बार रॉकस्टार्स अरेंज हुआ, क्योंकि बचे हुए वर्ड्स में सबसे छोटा यही था, सबसे छोटा लास्ट लेटर इसी का था। और देखो रॉकस्टार निकल के इटसेल्फ के भी बाहर चला गया। तो ये तीनों अरेंज हो गए और बाकियों को एज इट इज लिखा। इसके अगले स्टेप में देखो, बॉयज को निकाल करके आगे लिखा और बाकियों को एज इट इज, ठीक। इसके अगले स्टेप में रेस्ट्रिक्ट को उठा करके बाहर लिखा और बाकियों को एज इट इज, मतलब सिर्फ ओनली को लिख दिया एज इट इज। और अगले स्टेप में ओनली को भी उठा करके बाहर लिखा और बाकियों को वैसे ही उतार दिया। तो देखो आखिरी स्टेप तक आते आते सारे अरेंज हो गए। अब इस बार एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखो कि जब सारे निकल के बाहर जा रहे हैं
तो कोई भी चीज ऐसी नहीं मिली जो ऑलरेडी अरेंज हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं मिली जो ऑलरेडी अरेंज हो, क्योंकि देखो ओनली जो अंत में बच गया था इसको भी निकल के बाहर जाना था, तो ये ऑलरेडी अरेंज तो माना ही नहीं जाएगा। तो ये देखने में लंबा जरूर लग रहा है लेकिन ये है आसान। आसान क्यों है? पिछली बार जो लॉजिक थी उसमें सुड के अंदर इटसेल्फ अरेंज हुआ था, इटसेल्फ के अंदर रॉक स्टार्स अरेंज हुआ था, तो वहां इस बात का डर था कि चीजें ऑलरेडी अरेंज भी हो सकती हैं, लेकिन यहां इस बात का डर नहीं है कि चीजें ऑलरेडी भी अरेंज हो सकती हैं। यहां पर जो चीजें अरेंज हो रही हैं वो निकल के कहां जा रही हैं? बाहर बाहर जा रही हैं। तो यहां पर तो जितने वर्ड उतना स्टेप लगेगा ही लगेगा। अब देखो यहां पर आप सीधे सीधे अरेंज कर सकते हो। सबसे पहले आप अरेंज किसको करोगे? बी को। पहले स्टेप में अरेंज किसको करोगे? बी को, क्योंकि सबसे छोटा जो वर्ड था वही पहले अरेंज हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर हम किस पर डालेंगे? बी पर। उसके बाद दूसरा, यहां ऑलरेडी अरेंज तो सोचना ही नहीं है, तो सीधे सीधे अरेंज करते चले जाइए। दूसरा अरेंज किसको करोगे? डिफेंस को। अब देखो यहां डिफेंस ऑलरेडी अरेंज नहीं है, क्योंकि बी को आप पहले जब लिखोगे तो डिफेंस अंदर हो जाएगा और दूसरे स्टेप में फिर डिफेंस को बाहर निकालना होगा, तो दूसरा स्टेप तो लगेगा ही लगेगा। भाई उसकी जगह आप बदलोगे ना, और जगह बदलोगे तो एक स्टेप लगेगा। इसके बाद से देखो डिफेंस के बाद अगला किसको अरेंज करोगे? तो इनको अरेंज करोगे, नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला किसको अरेंज करोगे आप? तो 2 को अरेंज करोगे, नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला किसको अरेंज करोगे? नीड्स को। और नीड्स देखो पिछली बार ऑलरेडी अरेंज था, लेकिन इस बार चूंकि निकल के बाहर जाएगा तो ये भी ऑलरेडी अरेंज नहीं होगा। नीड्स के बाद अरेंज किसको करेंगे हम? बजट को, तो नंबर 6 हो जाएगा। और मेट नंबर 7 पर अरेंज होगा, क्योंकि ये भी निकल के बाहर जाएगा। तो देखो इसका जो आखिरी स्टेप आएगा ना, जो इसका आखिरी स्टेप आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। सबसे पहले नंबर 7 आएगा, मतलब सबसे पहले आ जाएगा मेट, उसके बाद आ जाएगा बजट, उसके बाद क्या आ जाएगा? बजट। ठीक है, मतलब नंबर 6। इसके बाद आ जाएगा नंबर 5, मतलब नीड्स। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा इन के बाद क्या आ जाएगा? इनके बाद आ जाएगा डिफेंस, और डिफेंस के बाद क्या आ जाएगा? बी। क्लियर है? कोई एक वर्ड छूट गया क्या? 3 2 5 नहीं, ठीक है, 3 2 5 2 7। तो ये हमारा लास्ट स्टेप हो जाएगा। और टोटल स्टेप अगर पूछा जाए कि कितने स्टेप में आएगा, तो आप कहोगे 7 स्टेप में, क्योंकि टोटल 7 नंबर पड़े हुए हैं। ठीक है, हर वर्ड एक स्टेप में अरेंज होगा, मतलब एक वर्ड एक स्टेप में अरेंज होगा ही होगा, और 7 वर्ड हैं तो 7 स्टेप लगेगा ही लगेगा। तो ये देखने में तो डिफिकल्ट लगता है लेकिन होता आसान है। ये दोनों क्वेश्चन हमने बैक टू बैक क्यों लिए हैं? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में सारी चीजें अंदर अंदर अरेंज हो रही थी तो ऑलरेडी अरेंज हो सकता था, और यहां सारी चीजें बाहर बाहर जा रही हैं तो ऑलरेडी अरेंज जैसा कोई चक्कर नहीं है। तो ये दोनों तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये चीज दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर? चलिए, हाँ, एसएससी वालों की छुट्टी है, क्योंकि एसएससी वाली आज क्लास नहीं है, आज एसआई वाली ही क्लास है। ठीक है, तो चलिए, एक इनपुट ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप एसएससी वाले भी हो तब भी एसआई का पेपर या फिर आगे अगर कभी बैंक वगैरह का पेपर आप दो तो ये चीज बेनिफिशियल आपको वहां पर भी होगी। चलिए, एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं और फटाफट देख करके जरा उसकी लॉजिक बताइएगा। चलिए, ये एक इनपुट आप लोगों के स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ठीक है, एक इनपुट आप लोग की स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जरा इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए, फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए। लिख रखा है कि ये जो है ये छठा स्टेप है, ये छठा स्टेप है, सेकंड स्टेप नहीं है, छठा स्टेप है। ठीक है, और यहां लिखा हुआ है कि 6th इज द लास्ट स्टेप। तो लॉजिक समझिए और इसी लॉजिक के आधार पर आपको इस नीचे वाले इनपुट को सॉल्व करना है। ठीक है,
तो फटाफट जरा लॉजिक समझिए और सॉल्व करिए, देखिए आंसर क्या आ रहा है। फटाफट इसका आंसर बताएं कि क्या आएगा। चलिए लॉजिक हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या है। देखो लास्ट स्टेप बोला किसको है, लास्ट स्टेप बोला है छठे वाले को। तो सबसे पहले आप ऊपर वाले इनपुट का छठा स्टेप देख लीजिए, ठीक है। छठे स्टेप में देखो सबसे पहले लिखा है वर्क, फिर लिखा है ट्रेन, फिर स्टॉप, फिर लोड, कार और बस। तो बिल्कुल आसान सा हमें दिख रहा है। देखो डिक्शनरी में अगर आप देखोगे तो WTSLCB इनको अगर आप देखोगे तो डिक्शनरी का उल्टा क्रम है। डिक्शनरी में अगर आप बस देखोगे तो इन सारे वर्ड्स में बस पहले लिखा होगा, उसके बाद कार लिखा होगा, फिर लोड, स्टॉप, ट्रेन और वर्क लिखा होगा। तो यहां पर हुआ क्या है कि देखो जो सबसे बड़ा वर्ड है वो पहले लिखा है, मतलब बड़ा वर्ड किस आधार पर, फर्स्ट लेटर के आधार पर। वर्क का फर्स्ट लेटर क्या है, W, तो सबसे पहले है W, उसके बाद T, फिर S, फिर L, फिर C, फिर B, ठीक है। तो देखो घटता हुआ क्रम है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। बात समझ में आ गई। अच्छा देखो कि यहां पर लास्ट स्टेप की लॉजिक तो हमें मिल गई कि सारे के सारे वर्ड्स घटते हुए क्रम में हैं। चलो जरा फर्स्ट स्टेप की लॉजिक भी देख लेते हैं कि क्या है। तो इनपुट से फर्स्ट स्टेप में देखो कि सबसे पहले चेंज क्या हुआ, बस को उठा करके पहले लिखा है और बाकी सारे एज इट इज हैं। अब बस को पहले क्यों लिखा, तो बस को पहले इसलिए लिखा है क्योंकि बस का जो बी है वो सबसे छोटा है, यानी फर्स्ट स्टेप में सिर्फ एक ही वर्ड अरेंज किया और उस वर्ड को अरेंज किया जिसका पहला लेटर सबसे छोटा है। इसके बाद देखो सेकंड स्टेप, इनपुट से हमने पहला स्टेप देखा और पहले स्टेप से अब हम दूसरा स्टेप देखने जा रहे हैं। तो देखो सेकंड स्टेप में क्या हुआ, सेकंड स्टेप में आप देखोगे तो कार को उठा करके पहले लिखा, यहां पर एक वर्ड छूटा हुआ है बस, ठीक है। कार के बाद बस और फिर बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं, ठीक। कार के बाद बस, फिर ट्रेन, स्टॉप, वर्क, लोड, सारी चीजें एज इट इज हैं। तो देखो इस बार सेकंड स्टेप में भी सिर्फ एक वर्ड अरेंज हुआ, कार निकल करके बाहर गया और बाकी सारे एज इट इज हैं। लेकिन देखो जो कार है वो बस के भी बाहर चला गया, बस के भी बाहर चला गया, मतलब इस बार ऑलरेडी अरेंज नहीं होगा, सारे निकल के बाहर जाने वाले हैं। अच्छा अब देखो दूसरे से तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है, तो देखो कार और बस अरेंज थे, इनके बाहर लोड को लेकर के गया और बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं, ठीक है। मतलब तीसरे स्टेप में भी सिर्फ एक ही वर्ड अरेंज किया, किसको, लोड को। और लोड क्यों अरेंज हुआ, क्योंकि कार और बस के बाद सबसे छोटा लोड ही था। अच्छा इसके बाद अगले स्टेप में देखो, तीसरे से चौथे स्टेप में, तो लोड, कार और बस के बाद यहां जितने बचे हुए हैं उनमें सबसे छोटा कौन सा है, स्टॉप। तो देखो स्टॉप निकल करके बाहर आया और बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं, ठीक, ट्रेन और वर्क। इसके बाद अगले स्टेप में देखो क्या हुआ, चौथे के बाद पांचवें स्टेप में, चौथे के बाद पांचवें स्टेप में देखो क्या हुआ, स्टॉप, लोड, कार और बस के बाद यहां सबसे छोटा क्या है, ट्रेन। तो ट्रेन निकल करके बाहर आया और बाकी सारे एज इट इज हैं, बाकी सारे में सिर्फ वर्क ही बचा था। लास्ट स्टेप में देखो, पांचवें से छठे स्टेप में जो वर्क है वो निकल करके बाहर आया और बाकी सारे एज इट इज हैं, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे जो वर्ड्स हैं
वो हमने अरेंज कर दिए और सारे बाहर निकल करके आए। यहां पर कुछ भी ऑलरेडी अरेंज नहीं हो रहा था। इसका मतलब यह है कि जो नीचे वाला इनपुट है इसमें भी कुछ ऑलरेडी अरेंज नहीं होगा, और जितने वर्ड हैं उसके लिए उतने स्टेप तो लगेंगे ही लगेंगे। तो चलिए जरा हम इसको यहां पर अरेंज करते हैं। अगर हम ये इनपुट यहां पर लिख दें तो इनपुट क्या दे रखा है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, थीटा और ये बीटा। अब स्टेप फर्स्ट अगर हम लिखें तो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले क्या अरेंज होगा, जो सबसे छोटा वर्ड है। देखो ऊपर भी वहां पर सबसे पहले बस आया था, तो देखो यहां सबसे छोटा बीटा है तो इसको पहले लिख लेते हैं और बाकियों को एज इट इज उतार लेंगे। तो बाकी क्या है, साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कॉट और ये है थीटा। और ये बीटा तो ऑलरेडी बाहर जा ही चुका है। अब देखो दूसरे स्टेप में क्या अरेंज हो जाएगा, बीटा अरेंज हो चुका है लेकिन अब इससे जो जस्ट बड़ा है वो इसके भी बाहर जाएगा। तो देखो बी से बड़ा सी है तो COS है, COT है, तो इसमें ज्यादा छोटा किसको मानेंगे, COS को। यानी इस बार COS आगे जाएगा और बीटा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक। और बाकी सबको एज इट इज ही लिख देना है। तो साइन, टैन, कॉट और थीटा। क्लियर। अगले स्टेप में मतलब तीसरे स्टेप में इन दोनों के बाहर भी कोई जाएगा। तो देखो बीटा और कॉस से जस्ट बड़ा कौन सा है, कॉट। तो अब ये कॉट निकल करके बाहर जाएगा और यहां आ जाएगा कॉस, बीटा, ये तीन हो गए। और बाकियों को एज इट इज लिखना है, साइन, टैन और थीटा। क्लियर। अब देखो चौथे स्टेप में क्या होगा, चौथे स्टेप में इन तीनों से जस्ट बड़ा जो है वो आगे आएगा। तो देखो कॉट से बड़ा यहां पर क्या है, साइन, क्योंकि S और T में छोटा s ही माना जाएगा तो ये पहले आएगा। तो यहां पर उठ के क्या आ जाएगा, साइन, फिर आ जाएगा कॉट, फिर आ जाएगा कॉस और फिर आ जाएगा बीटा। तो ये तो अरेंज हो गए हैं तीनों, और इन दोनों को एज इट इज लिख देते हैं, टैन और थीटा को। क्लियर। अब इन दोनों में देखो छोटा कौन सा है, तो पांचवें स्टेप में उसको अरेंज करिएगा। इन दोनों में छोटा देखोगे तो यहां t के बाद a है और यहां t के बाद h है, तो छोटा t a को माना जाएगा टैन को। तो टैन आ जाएगा पहले, इसके बाद आ जाएगा क्या, साइन, फिर आ जाएगा क्या, कॉट, फिर कॉस, फिर बीटा और इसके बाद यहां आ जाएगा क्या, थीटा। बात समझ में आ रही है। इसके बाद छठे स्टेप में इस थीटा को भी उठा करके क्या करेंगे, हम सबसे बाहर लिखेंगे, थीटा, फिर टैन, फिर साइन और फिर कॉट, इसके बाद कॉस, ठीक है, और फिर बीटा। तो ये आ जाएगा 6 स्टेप में आपके सारे के सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। तो आपको सारे स्टेप्स लिखने की भी जरूरत नहीं थी। अगर आपको लॉजिक क्लियर है कि सारे बाहर जा रहे हैं तो आप सीधे सीधे यहां पर कह सकते थे कि 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं तो 6 स्टेप लगेंगे ही लगेंगे, और 6 स्टेप आप सीधे सीधे आंसर बता सकते थे। लेकिन अगर आपको यह बताना होता कि इसका दूसरा स्टेप क्या होगा, चौथा क्या होगा, तो फिर आपको इन स्टेप्स की जरूरत पड़ती, ठीक है, और आप इनको इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। शैलेंद्र ने आंसर बता दिया है कि 6th स्टेप में इस तरीके से अरेंज हो जाएंगी चीजें। वेरी गुड। तो बात यहां तक की समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम बता देते हैं जो आपको आगे क्वेश्चन करने में मदद करेंगे। जैसे अभी हम ये इनपुट दे करके आपसे कोई भी स्टेप पूछ लें तो आप आसानी से आंसर बता ले जाओगे। जैसे इनपुट दिया है और अब हम पूछ लें कि बताइए चौथा स्टेप क्या होगा, तो आप फटाक से बता सकते हो कि चौथा स्टेप ये होगा। अगर हम पूछ लें कि इस इनपुट के तीसरे स्टेप में बताइए बाएं से पांचवा कौन सा होगा, तो आप इसका सीधे तीसरा स्टेप यहां से देखोगे और बाएं से पांचवा गिन लोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी यहां पर कुछ वर्ड्स ऐसे लिख के दे दिए जाते हैं जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। जैसे लिखा हुआ आता है कि बताइए
लास्ट बट वन स्टेप क्या होगा, लास्ट बट वन, या फिर आखिरी से दूसरा चरण क्या होगा। ठीक है, तो जब भी लास्ट बट वन कहता है या फिर आखिरी से दूसरा कहता है, इसका मतलब सेकंड लास्ट स्टेप होता है। जैसे अगर इस इनपुट का कहा जाए कि लास्ट बट वन स्टेप कौन सा होगा, तो लास्ट बट वन हम किसको कहेंगे, पांचवें को कहेंगे। किसको कहेंगे, पांचवें को। ठीक है, फिफ्थ को हम कहेंगे लास्ट बट वन। बात समझ में आ रही है, क्योंकि वही जो है आखिरी से दूसरा चरण है। आखिरी चरण कौन सा है, छठा, और आखिरी से दूसरा कौन सा हो जाएगा, पांचवा। ठीक, तो इस तरीके की चीजें अगर पूछा जाए तो आप इसको कर सकते हैं। दूसरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि जैसे मान लो इनपुट दिया है और यहां से आपको कोई स्टेप पूछ ले तो आप आसानी से बता सकते हो, लेकिन मान लो कि अगर कभी पांचवा स्टेप दे रखा है किसी भी इनपुट का, ठीक है, पांचवा स्टेप कुछ भी दे रखा है, जैसे मान लो कि हम इसी का पांचवा स्टेप लिख दें, कुछ भी मान लो ऐसे अरेंज करके लिख दें, ठीक, और आपसे पूछा जाए पांचवा स्टेप देने के बाद पूछ ले कि बताइए छठा स्टेप क्या होगा, छठा स्टेप क्या होगा, तो आप पांचवें से भी छठा निकाल सकते हो। ठीक है, पांचवें से भी छठा निकाल सकते हो, लेकिन अगर पांचवा दे करके और पूछ ले कि बताइए चौथा स्टेप क्या होगा, चौथा क्या होगा, पांचवा दे करके क्या पूछ ले कि चौथा क्या होगा, या फिर तीसरा क्या होगा, या फिर इनपुट क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि इसका सीधे सीधे आंसर कहिएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या कहिएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों कहिएगा, ध्यान से समझना। कभी भी अगर बाद का स्टेप देकर के पहले का स्टेप पूछे तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, ये कहीं लिख लीजिएगा, और कारण ये समझ लीजिए कि क्यों होगा ऐसा। टॉपिक का नाम क्या है, इनपुट आउटपुट। टॉपिक का नाम है इनपुट आउटपुट। ठीक, अब ये बताओ अगर हम यहां लिख दें 2 + 2 = 4, तो इसमें क्या इनपुट है और क्या आउटपुट है। अगर आप अपने कैलकुलेटर में 2 + 2 लिखोगे तो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी 4। अब इसमें से 2 + 2 क्या हो जाएगा, इनपुट, और 4 क्या हो जाएगा, आउटपुट। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान देना कि 2 + 2 आप जब जब इनपुट दोगे आउटपुट 4 आ जाएगा कि नहीं, मतलब इनपुट देने पर आउटपुट आने की गारंटी है कि यही आएगा। लेकिन जरा सोचो कि अगर हम सिर्फ आउटपुट ही दे दें कि आउटपुट 4 है, बताइए इनपुट क्या था। भाई इनपुट अगर 2 + 2 दिए हैं तो आउटपुट तो आ जाएगा 4। जैसे इनपुट दिए हैं तो आउटपुट पूछा जा सकता है, आप आसानी से बता ले जाओगे। लेकिन अगर आउटपुट ही दे दे कि ये 4 है, आउटपुट बताइए इनपुट क्या रहा होगा, तो भाई 4 लाने के लिए तो इनपुट कुछ भी हो सकता है। 2 + 2 हो सकता है, 2 × 2 हो सकता है, 3 + 1 हो सकता है, 4 + 0 हो सकता है, 5 - 1 हो सकता है। तो 1000 तरीके हो सकते हैं, पता नहीं कौन से वाले तरीके से आया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यह है कि कभी भी आउटपुट दिया हो और इनपुट पूछा हो तो हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं। इसका व्यवहारिक कारण हमने आपको बता दिया है। और थोड़ा सा इनपुट आउटपुट में भी समझ लीजिए कि मान लीजिए कि पांचवें स्टेप में सबसे पहले मान लीजिए कि 10 लिखा है। ठीक, अब अगर आपको चौथा स्टेप लिखना हो तो इसका मतलब 10 को अंदर कहीं लिखना होगा। तो पांचवें में आपको यह तो पता है कि 10 उठ के आगे आया होगा, लेकिन चौथा स्टेप अगर आपको नहीं पता तो 10 अंदर कहां होगा यह तो एग्जैक्ट पता ही नहीं है। भाई आपको तो यह पता था ना कि इन स्टेप्स में जो भी चीज अंदर लिखी है उसमें जो सबसे छोटा है वो निकल के बाहर जाएगा। ठीक, ये पता था कि सबसे छोटा निकल के बाहर जाएगा, लेकिन वो इसके पहले वाले स्टेप में कहां रहा होगा इस बात की कोई गारंटी थोड़ी है, वो तो रैंडमली कहीं से भी उठ के आ सकता है। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर बाद का स्टेप पूछा जाए, मतलब बाद का स्टेप दिया है, पहले का स्टेप पूछा जाए तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, लेकिन अगर आगे के स्टेप्स पूछे गए हैं तो आप बता सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर 10 मान लो यहां लिखा है और थीटा कहीं अंदर लिखा है, तो भाई अगला स्टेप तो आप बता ही सकते हो कि 10 के पहले थीटा आएगा, तो अगले स्टेप में थीटा तो आप अरेंज कर ही सकते हो 10 के बाहर। तो पांचवें के बाद छठा तो आप बता सकते हो, लेकिन पांचवें के पहले अगर इनपुट नहीं दे रखा है, ये इनपुट अगर नहीं दे रखा है, सिर्फ अगर पांचवा स्टेप दे रखा है तो आप चौथा नहीं बता पाओगे। ठीक है,
ये चीज ध्यान में रखिएगा। क्लियर है सबको? यहां तक की बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं सबको? कोई डाउट यहां तक? हाँ, शैलेंद्र और दिशा आप लोग सही बता रहे हो, ठीक है। यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं सबको? कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? चलिए, वेरी गुड। दिशा ने भी कहा है कि क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, तो इनपुट आउटपुट आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा। आज हम लोगों ने बेसिक चीजें डिस्कस करी हैं इसकी। पिछले टर्न पर भी हम लोगों ने बेसिक देखा था, लेकिन क्लास चूंकि छोटी थी तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन हम लोग देख पाए थे। आज हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन इसके सॉल्व किए हैं और हम लोगों ने दोनों तरीके की लॉजिक देखी है कि अगर वर्ड्स बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, वर्ड्स अंदर जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्न पर कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है। जो एसआई के पूछे गए क्वेश्चंस हैं इनपुट आउटपुट के, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो कल की क्लास भी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो ध्यान से उसको कल की क्लास भी अटेंड करिएगा। बाकी सभी लोगों को ऑल द बेस्ट आने वाले एग्जाम्स के लिए, और मिलते हैं कल, ठीक है। आप लोग सेशन को लाइक बहुत कम किए हैं आज, बीच में कुछ लोग चले भी गए थे लाइट कटने की वजह से, तो उम्मीद है कि आप रिकॉर्डेड में जरूर देख लेंगे। सेशन को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है, कि और भी लोगों को मिल जाए। शैलेंद्र के यहाँ कुछ नेट की प्रॉब्लम आ गई है, चलिए कोई नहीं, तो रिकॉर्डेड में बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।